नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कंपटीशन बंसल बाबा यूट्यूब चैनल में। डिक्टेशन नंबर 4 आरएसएसबी के लिए स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। प्राचीन काल में हमारा देश भारत सोने की चिड़िया नाम से पुकारा जाता था। इसका एकमात्र कारण यही था कि हमारा देश सुसंपन्न एवं समृद्ध था। यदि हम इसके अतीत में ध्यानपूर्वक झांकें तो हमें विदित होगा कि यह देश शक्ति के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में धनी था। यहाँ के निवासी शांति में विश्वास रखते थे। समय की गति विचित्र होती है। समय ने करवट बदली और हम क्या हो गए। यह सब समय का परिणाम कहिए या समय की परिस्थितियाँ। कितने उदार मन थे यहाँ के निवासी। प्राचीन काल में यातायात के साधन बहुत थोड़े थे। पहले मानव बैलगाड़ियों, ऊंटों, घोड़ों अथवा खच्चरों पर ही यात्रा किया करता था। इसमें समय की अधिकता के साथ कई तरह की मुसीबतों का भी सामना करना पड़ता था। चोर लुटेरों का भय का आतंक छाया रहता था। मार्ग दुर्लभ थे। बरसात में तो वे और भी भयावह हो जाते थे। आधुनिक काल यातायात के साधनों से भरा पड़ा है। स्थल यात्रा के लिए टांगे, साइकिल, मोटरसाइकिल, स्कूटर, मोटर, रेलगाड़ी आदि हैं। गगन की सैर के लिए वायुयान और सागर की उत्ताल तरंगों में सैर करने के लिए जलयान मानव सेवा के लिए तैयार है। बड़े बड़े नदी नालों को पार करने के लिए पुल बना दिए गए हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि विज्ञान की दौड़ के साथ साथ यातायात के साधन दिन प्रतिदिन सुलभ होते जा रहे हैं। पैरा मानव के जीवन जीने के ढंग को संस्कृति कहा जाता है। अर्थात संस्कृति हमारे रहन सहन, सोच विचार, पहनावा, खान पान, नृत्य, संगीत, धार्मिक विश्वास, दर्शन, भाषा व साहित्य इत्यादि का मिला जुला ताना बाना है। सभ्यता मनुष्य के भौतिक क्षेत्र की प्रगति का सूचक है, जबकि संस्कृति मानसिक क्षेत्र की प्रगति का द्योतक। कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुजरात के अरुणाचल प्रदेश तक भारत एक अनूठा और विविधताओं से भरा देश है। यह सांस्कृतिक विविधता ही हमारी विरासत है। भारत में 22 भाषाओं को संवैधानिक दृष्टि से अनुसूचित भाषाओं का दर्जा दिया गया है। प्राय ये भाषाएं देश के विभिन्न प्रांतों और समुदायों की प्रमुख भाषा है। मातृभाषा वह भाषा है जिसका उपयोग व्यक्ति की माँ ने व्यक्ति के बचपन में बात करने के लिए किया है। हिंदुस्तान में राज्यों की सीमाएं लोगों की सुविधा को ध्यान में रखकर बनाई गई है। अतः जब जब जरूरत पड़ी, जब जब लोगों ने यह दर्शाया कि उन्हें एक अलग राज्य की आवश्यकता है, तब आवश्यकतानुसार राज्यों का पुनर्गठन किया गया। पैरा आधुनिक युग को सूचना का युग कहा जाता है। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि जिसके पास सूचना है वो शक्तिशाली है, यानी सूचना का हमारे जीवन में
अत्यधिक महत्व है। चाहे कोई विद्यार्थी हो या व्यापारी, वकील हो या शिक्षक, खिलाड़ी हो या वैज्ञानिक, संगीतकार हो या फिर रक्षा विशेषज्ञ, मरीज हो या डॉक्टर, उद्योगपति हो या मजदूर, सभी को रोजाना नई से नई सूचना की आवश्यकता होती है। मीडिया अंग्रेजी शब्द मीडियम से बना है, जिसका अर्थ होता है माध्यम। विचारों और सूचनाओं के आदान प्रदान के माध्यम को हम संचार माध्यम या मीडिया कहते हैं। रेडियो, दूरदर्शन, सिनेमा, समाचार पत्र पत्रिकाएं, टेलीफोन, इंटरनेट आदि मीडिया के विभिन्न रूप हैं। पैरा जेम्स मिल के इतिहास लेखन में हिंदुस्तान की खुलकर खिल्ली उड़ाई गई। यह कहा गया कि हिंदुस्तान के लोग धर्म के आधार पर बटे हुए थे और लड़ाई झगड़ा करते थे। यह आक्षेप लगाया गया कि हिंदुस्तान में किसी भी किस्म का कोई काम आने वाला ज्ञान नहीं था, बस बेकार का फलसफा फैला था। हिंदुस्तान में मिल को केवल बुराइयां नजर आईं। अंग्रेजी हुकूमत के दौरान आम लोगों का कल्याण और विकास प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं थी। कल्याण या विकास तो दूर की बात है, जब जब देश के विभिन्न भागों में दुर्भिक्ष या बाढ़ से जान और माल का बहुत नुकसान हुआ, उस समय भी अंग्रेजी शासकों ने पीड़ितों की कोई मदद नहीं की। अंग्रेज केवल अपने साम्राज्य को सुरक्षित रखना चाहते थे और उनकी जिम्मेदारियां साम्राज्य के हित संवर्धन, पोषण और विस्तार तक सीमित थी। उनकी प्राथमिकता अपनी रियासत या जागीर का विस्तार और सुरक्षा तथा खुद की शान शौकत थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तुरंत हमारे देश के समक्ष एक महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा हो गया कि माध्यमिक विद्यालयों तथा कॉलेजों में शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा को बनाया जाए। वर्तमान शिक्षा प्रणाली अंग्रेजों की देन है। उनका अंग्रेजी भाषा को महत्व देना स्वाभाविक ही था। उन्होंने अपने समय में विद्यालयों में उच्च शिक्षा का माध्यम तो अनिवार्य रूप से अंग्रेजी को ही बनाया, परंतु स्कूलों में शिक्षा का माध्यम चुनना विद्यार्थियों की इच्छा पर छोड़ दिया गया। पैरा प्रत्येक पुस्तक का अध्ययन कम से कम 2 रूपों में अवश्य करो, सरसरी तौर पर और ध्यानपूर्वक। सर्वप्रथम पुस्तक को सरसरी तौर पर पढ़ो ताकि उसके संबंध में तुम्हारी सामान्य जानकारी बन सके। इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण और नवीन अंशों को रेखांकित करना, सिद्धांत और दृष्टांत निर्णय करना, पुस्तक और रचयिता आदि का सामान्य परिचय प्राप्त कर लेना भी आवश्यक है। ध्यानपूर्वक पढ़ने में विषय विस्तार, गहनता और व्यापकता, नवीन तथ्य और मनन सम्मिलित हैं। इसके साथ ही साथ कक्षा में जाने से पूर्व उस दिन के संभावित पाठ का भी अध्ययन कर लो। क्लिष्ट और शंकाप्रद स्थलों को रेखांकित कर लो और विषयाध्यापक से विचार विनिमय करके उसे ठीक प्रकार से समझ लो। कक्षा में अध्यापन गति प्राय धीमी और विस्तृत होती है। इससे आपको यह लाभ भी होगा कि जितने समय में कक्षा में एक पाठ पढ़ाया जाएगा, उतने समय में आप स्वयं उस पाठ को कई बार पढ़ चुकेंगे। इस प्रकार आपका पठित पाठ अधिक पक्का हो जाएगा।
प्राय विद्यार्थी अनेक मानसिक और सांसारिक बाधाओं के कारण घबरा जाते हैं अथवा आत्मविश्वास खो बैठते हैं। आप मन में धारणा बनाओ कि आप सर्वथा योग्य हैं। पैरा, प्रकृति अथवा पृथ्वी को माँ का दर्जा दिया गया है। इकोफेमिनिज्म पर्यावरणीय स्त्रीवाद शब्द से तात्पर्य निरंतर पारिस्थितिकीय आपदा के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन एवं गतिविधियों के कारण इसे लोकप्रियता प्राप्त हुई। यह पारिस्थितिकीय स्त्रीवाद और महिलाओं के आध्यात्मिक मुद्दों का संयुक्त रूप है। जैसे ही पर्यावरण आंदोलन ने पृथ्वी के क्षय हेतु पर्यावरणीय संकट के साथ महिलाओं की चेतना को जागृत किया, इसने पृथ्वी के अवमूल्यन तथा महिलाओं के अवमूल्यन के मध्य समन्वय करना प्रारंभ कर दिया। अतः प्रकृति और महिलाओं के मध्य अभिसरण को चिन्हांकित करने के लिए इस अवधारणा को प्रस्तुत किया गया। समाप्त।